हाल चाल कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। पहला चैप्टर कल हमने कंप्लीट किया अपने इस सेशन का, राइट। कोशिका जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ऑलराइट, नया चैप्टर बच्चों कौन सा शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग? कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। क्लियर है ना? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। और अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं, नीट के वेटेज की बात करूं, ठीक है, तो बच्चों नीट के एग्जामिनेशन में पहली बात तो ये समझिए कि जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम हो जाएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है 4 to 6 क्वेश्चन का है भाई साहब। आप समझो, सबसे ज्यादा जो वेटेज वाले हैं। पहले क्या होता था, इसके 1 से 2 सवाल आते थे, लेकिन आजकल क्या देखा गया है, 3, 4, 5, 6 सवाल पूछ लिए जाते हैं। बेहतरीन चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हूं ना आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता है तो मैं हूं आपको समझाने के लिए। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, जरा सा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपसे एक सीरियसनेस मांगेगा, थोड़ा सा वो चाहेगा कि आप इसको क्या करें, कर्मठता के साथ पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप इसको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो आपको आनंद आ जाएगा, और अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें कई बार चीजें क्या करनी पड़ती हैं, लिंक करनी पड़ती हैं। क्योंकि एक के बाद एक प्रोसेस होता है, पहले एक प्रक्रिया होती है, फिर दूसरी प्रक्रिया होती है, फिर तीसरी प्रक्रिया होती है, चौथी प्रक्रिया होती है। इस प्रकार एक के बाद एक प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप घर बनाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, जमीन खरीदते हैं। अगर आपके पास अपनी जमीन है तो अलग बात है। फिर उसमें नींव भरी जाती है, दीवारें बनती हैं, पिलर बनते हैं, छत डलती है, फिर उसमें प्लास्टर होता है ना। उसके बाद उसमें पेंट होता है, टाइल्स लगता है, मार्बल लगता है, ग्रेनाइट जो भी वो सब लगता है ना। तो अगर आप ये सोचो कि आप सिर्फ टाइल्स लगने की प्रक्रिया को समझ लो और आपको लगे कि नहीं आपको घर बनाना आ गया, तो ऐसा नहीं है। या सिर्फ जब नींव भरी जा रही आप सिर्फ उतना देख लो और आपको लगे कि आपको पूरा घर बनाना आ गया, तो आपको नहीं समझ में आ पाएंगी चीजें। तो आपको नींव भरने से लेकर और गृह प्रवेश तक के सारे इवेंट जो है वो याद रखने पड़ेंगे। ठीक यहां पर भी कुछ समय जो कोशिका है वो खुद को तैयार कर रही होती है इस बात के लिए कि उसे विभाजित होना है। उसमें कैसे कैसे परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार के बदलाव आते हैं, क्या चेंजेज आते हैं, वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और अगर आप उन चीजों को भूलते जाएंगे तो फिर भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज, कम से कम 2 से 3 लेक्चर का जरूर पढ़ के आइए, ठीक है ना। जैसे मैं कल डाउट सॉल्व कर रहा था बच्चों के, तो मैंने 2-3 चीजें देखी कि एक तो ये डाउट था बच्चों का कि मध्यावस्था क्या है, एनाफेज क्या है और संघनन क्या है। बेटा आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं, संघनन का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो आपको बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। संघनन का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेपित करना। संघनन क्या होता है कि जो ये क्रोमैटिन है धागे जैसा, इधर देखो, ये जो क्रोमैटिन है ये धागे जैसा है, इससे क्या होता जाएगा, वाटर रिलीज होता जाएगा। संघनन की रिएक्शन होती है, आप जानते हैं, है ना। संघनन की रिएक्शन में हो सकता है कि जल का अणु निकले, हो सकता है कि वहां से CO2 निकल रहा हो, और फिर ये ऐसे क्या, जैसे मान लो फिर ये ऐसे थोड़ा सा क्रोमोजोम के जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसके संक्षिप्त होने की जो प्रक्रिया है, इसके जो संक्षिप्त होने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, राइट। ये पहला डाउट। दूसरे 2 डाउट
कि मध्यावस्था क्या है और एनाफेज क्या है, वो हम इस अवस्था में मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मध्यावस्था क्या है या जो एनाफेज है वो क्या है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। आज का जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो देख लेते हैं। एक तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमें देखना है। सेल साइकिल वाला जो पार्ट है वो हमें देखना है, ठीक है ना। सेल साइकिल, सेल साइकिल, ठीक है। परिचय, दैट इज इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें पढ़ना है अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज, अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज। और फिर है कोशिका चक्र का नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसको हम देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करनी है। ये तो एनसीईआरटी रीडिंग अभी बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एनसीईआरटी रीडिंग हम लोग बाद में करेंगे इस चैप्टर की, जो आज हमें पढ़ना है, राइट। हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है बच्चों, कोशिका चक्र, ठीक है ना, और कोशिका विभाजन। ये चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है मैं वापस से लिख देता हूं, कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, ठीक है। कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, ये चैप्टर का नाम है। कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन, राइट। चलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं। बात क्या है, जैसे आप पहले बहुत छोटे से थे, ठीक है ना, छोटे से थे, जब आप 2-4 साल के थे या उससे भी और पहले जब आप 1 साल के थे, 1.5 साल के थे, तो आप बहुत छोटे से थे और फिर आज आप इतने बड़े हो गए हो। तो कैसे हुआ होगा ये, यानी जो डेवलपमेंट हुआ है आपका, जो वृद्धि हुई है, जो विकास हुआ है, कैसे हुआ है? तो आप कहेंगे कि वो कोशिका, नई नई कोशिकाओं के बनने से हुआ है। या जैसे अगर आप देखें कभी कभी क्या होता है, हमें चोट लग जाती है, जैसे मान लो हमें चोट लग गई, तो घाव की भरपाई कैसे होती है, मरम्मत कैसे होती है, नई कोशिकाओं के बनने से होती है, नई कोशिकाओं के बनने से होती है बेटा। कोई भी चीज छोटे से बड़ा, ग्रोथ आप देख लीजिए, वृद्धि जो हो रही है, ग्रोथ जो हो रही है, तो ये ग्रोथ यानी कि वृद्धि कैसे हो रही है, नई नई कोशिकाओं के बनने से हो रही है, ठीक है। आपको चोट लग जाती है, कहीं पे आप जल जाते हैं, कट जाते हो, छिल जाते हो, तो वो जो पार्ट है वापस से रीजनरेट हो जाता है, उसकी पुनर्वृद्धि हो जाती है। कैसे? नई कोशिकाओं के बनने से। और ये जो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया है, ये जो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया है, इसी को तो हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ये जो नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया है बेटा, इसे ही हम कहते हैं कोशिका विभाजन। या नई नई जो कोशिकाएं हैं वो कैसे बनती हैं, तो आप याद करिए सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन। सेल थ्योरी के मॉडिफिकेशन में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन, है ना, रुडोल्फ वर्चू, अगर आपको याद हो, क्या कह रहा था रुडोल्फ वर्चू? आंसर करिए फटाफट से बेटा, फटाफट से आंसर करिए, रुडोल्फ वर्चू क्या कह रहा था? तो आप कहेंगे सर रुडोल्फ वर्चू कह रहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कह रहा था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। नई कोशिकाएं किससे बनती हैं बेटा? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब जो पहले से उपस्थित है, नहीं समझे? ये कोई कोशिका है, पहले से उपस्थित है, इसमें क्या हुआ बेटा? विभाजन हुआ। समझ रहे हो आप? इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ, और विभाजन के पश्चात एक कोशिका से 2 कोशिका बन गई, एक कोशिका से क्या हो गई? 2 कोशिका बन गई बेटा। तो ये जो कोशिका विभाजन है, इसके महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से हैं, किस चरण में क्या होता है, किस तरीके के परिवर्तन आते हैं, बदलाव आते हैं, कब कोशिकांग मिटता है, कब बनता है,
कहां पर क्रोमोसोम किस अवस्था में दिखाई देगा, डीएनए की मात्रा क्या होगी, धीरे धीरे करके हम इस एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। धीरे धीरे करके हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वही रुडोल्फ वर्चू का जो पॉइंट था बेटा, ध्यान से सुनेंगे, रुडोल्फ वर्चू का जो पॉइंट था कि ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि जो नई नई कोशिकाएं बन रही हैं वो पुरानी वाली कोशिकाओं से बन रही हैं। नई नई कोशिकाएं किससे बन रही हैं? तो बेटा आप कहेंगे कि सर नई नई कोशिकाएं वो पुरानी कोशिकाओं से मिलकर बन रही हैं, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बन रही हैं। आवश्यकता क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया वृद्धि, अच्छा प्रजनन भी लिखा हुआ है। आप कोशिका देखें या कोई जीव देखें, उनके जीवन में ये दो बड़े काम होते हैं, एक तो क्या है वृद्धि और दूसरा प्रजनन। सही है ना? क्या होता है बेटा? वृद्धि होती है और प्रजनन होता है। जैसे आप हो, मेल या फीमेल कुछ भी हो, अभी आप पहले आप छोटे बच्चे थे, आपका विकास हुआ, आप बड़े हुए, फिर आप में कुछ एक हार्मोनल परिवर्तन भी आएंगे, गैमीट का निर्माण शुरू होगा, और फिर कपुलेशन की प्रक्रिया के बाद आप क्या करेंगे? अपने जैसे जो नए जीवधारी हैं उनको उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएंगे, उनको उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएंगे। तो एक तो गैमीट के निर्माण के लिए जो युग्मक होता है, युग्मक के निर्माण के लिए विभाजन जरूरी है, और दूसरा जो एक कोशिकीय जीव है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो बेटा एक कोशिकीय जीव है, कोई सा भी एक कोशिकीय जीव है, ये बेटा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया? विभाजन हो गया बेटा, यहां पर क्या हो गया? विभाजन हो गया। तो एक कोशिका से क्या हो जाएगा? दो कोशिका बन जाएंगी। आप समझो, ये एक कोशिका है, इसमें क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ। ये क्या है? ये एक कोशिका है, इसमें क्या हुआ? विभाजन हुआ। तो विभाजन के बाद क्या हुआ बताइए जरा? विभाजन के बाद क्या हुआ? विभाजन के बाद ये एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। विभाजन के बाद एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई। मान लेते हैं जिसे आप एक कोशिका कह रहे हो, ये कोई एक कोशिकीय जीव है, ये कोई बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कैसा होता है? एक कोशिकीय। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय। पैरामीशियम कैसा होता है? एक कोशिकीय। युगलिना कैसा होता है? एक कोशिकीय। तो मान लेते हैं कि ये एक कोशिका है, और या फिर ये कह लीजिए कि ये कोई एक कोशिकीय जीव है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, पहले लेक्चर में पढ़ाया था सेल के, कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो केवल और केवल एक कोशिका के बने होते हैं। अरे बताया था ना कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो केवल और केवल एक कोशिका के बने होते हैं। तो आप इसे चाहें तो एक कोशिका कह लीजिए, और या फिर आप चाहें तो इसे एक कोशिकीय जीव कह लीजिए। आगे बात समझ? चाहें तो आप इसे एक कोशिका कह लीजिए, एक क्या कह लीजिए? कोशिका। और चाहे तो आप इसे एक कोशिकीय जीव कह लीजिए। इसमें विभाजन हुआ तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, यानी कि नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया। और लिविंग वर्ड के चैप्टर में जब आप वृद्धि पढ़ते हो तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि संख्या में बढ़ना यह भी वृद्धि है। भाई दो तरीके से वृद्धि हो रही है, या तो आकार में बढ़ जाए और या फिर संख्या में बढ़ जाए। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। और कोई भी कोशिका विभाजन के लिए तैयार भी ऐसे ही होती है, कोई भी कोशिका विभाजन के लिए तैयार भी ऐसी होती है। तो यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन गई, यानी कि कोशिका का नंबर बढ़ गया, कोशिका की संख्या बढ़ गई। और बच्चों कोशिका की संख्या का बढ़ना वृद्धि है। और एक कोशिकीय अगर ये जीव है तो हम इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कोशिकीय एक जीव से दो एक कोशिकीय जीव बन गए, एक अमीबा से दो अमीबा बन गए, एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन गए, एक युगलीना से दो युगलीना बन गए, एक डाइएटम से दो डाइएटम बन गए, यानी कि प्रजनन हो गया। तो कोशिका हो चाहे कोई जीव हो, वो कोशिका वृद्धि के द्वारा, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम हैं, चाहे वो एक सेल के लेवल पे देखें और चाहे पूरे जीव के लेवल पर देखें, चाहे आप कोशिका के स्तर पर देखें और चाहे आप किसी एक बड़े जीव के स्तर पर देखें।
उनमें ये दो काम जरूर होते हैं, एक तो वृद्धि होती है और दूसरा प्रजनन, ये आवश्यकता है उनकी। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, मैं अपवाद स्वरूप बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जरूरत है, वृद्धि होगी और प्रजनन होगा। और इन दोनों कामों में क्या चाहिए होगा? इन दोनों कामों में आपको चाहिए होगा बेटा कोशिका विभाजन। अगला पॉइंट देखिए, कह रहे कोशिकाएं पहले आकार में वृद्धि करती हैं, फिर उनमें विभाजन होता है। बेटा कोई भी कोशिका रहने दो आप, कोई भी कोशिका, पहले क्या होगा? जैसे ये एक कोशिका है, पहले क्या होगा बेटा? आकार बढ़ेगा। पहले कोशिका का क्या बढ़ेगा? आकार। ये देखो कोशिका बड़ी हो गई, पहले कोशिका का आकार बढ़ेगा और फिर कोशिका में क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। तो जब कोशिका में विभाजन हो जाएगा, जब कोशिका में विभाजन हो जाएगा तो आप क्या देखेंगे कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी। यानी कि पहले आकार में वृद्धि हुई, पहले क्या हुई बेटा? पहले कोशिका के आकार में वृद्धि हुई और फिर जब विभाजन हो गया तो संख्या में वृद्धि हुई। भाई ये छोटी सी कोशिका थी, देखो आप यहां पर, यह एक छोटी सी कोशिका थी, यह एक छोटी सी कोशिका थी। इस छोटी सी कोशिका में क्या हुआ? उपापचय हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं चली। अगर यह पादप कोशिका है तो फोटोसिंथेसिस हुआ। आगे बात समझ, आगे बात समझ बेटा, ठीक है ना? तो यहां पर आप देखेंगे कि पहले छोटी कोशिका से बड़ी कोशिका बनी, पहले उसमें क्या बढ़ा? पहले उसका आकार बढ़ा और फिर आकार बढ़ने के बाद विभाजन, विभाजन हुआ, यानी कि संख्या में वृद्धि हो गई। अब एक कोशिका से दो कोशिका बन गई और ऐसे ही पूरा जीवन चल रहा है बेटा। कोई भी जीव हो, छोटा बड़ा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, कोई भी जीव, कोई भी जीव अगर वो लैंगिक जनन कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इस स्लाइड का आखिरी पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कोई भी जीव बेटा अगर वो लैंगिक जनन कर रहा है, क्या कर रहा है? लैंगिक जनन कर रहा है, तो उसमें जाइगोट का निर्माण होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन कर रहा है तो उसमें जाइगोट का निर्माण होगा या नहीं होगा? बोलो भाई। कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन कर रहा है, कोई भी जीव बेटा अगर लैंगिक जनन कर रहा है तो वहां पर जाइगोट का निर्माण होगा या नहीं होगा? बताइए। कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन कर रहा है, कोई भी जीव अगर लैंगिक जनन कर रहा है तो वहां पर जाइगोट का निर्माण होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, जाइगोट का निर्माण कैसे होता है बताइए। बेटा हमने मान लिया कि ये क्या है, यहां पे शुरुआत लिखना था, ये क्या है बेटा? मान लेते हैं नर युग्मक है। नर युग्मक का मतलब मेल गैमीट। ये क्या है बेटा? नर युग्मक। ये क्या है? मादा युग्मक। एक आपने नर युग्मक बनाया, दूसरा आपने मादा युग्मक बनाया। एक आपने क्या बनाया? नर युग्मक। एक आपने क्या बनाया? मादा युग्मक। अब जब ये युग्मक आपस में फ्यूज हुए, जब ये युग्मक आपस में फ्यूज हुए, इनका संलयन हुआ, ये दोनों गैमीट आपस में मिल गए, तो बेटा जाइगोट बना। क्या बना? जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। ये क्या है बेटा? जाइगोट है, जाइगोट। जाइगोट यानी कि युग्मनज, जाइगोट यानी कि युग्मनज, सही है। अब इसमें क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजन की प्रक्रिया यही है कि पहले आकार बढ़ेगा फिर विभाजन होगा। तो आप देखेंगे बेटा कि एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, एक सेल से क्या हो जाएगा? दो सेल बन जाएंगे, फिर ऐसे विभाजन होगा, फिर ऐसे विभाजन होगा, फिर विभाजन होगा बेटा। तो आप क्या देखोगे कि एक सेल से ऐसे चार सेल बन जाएंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं बहुत बार विभाजन, ऐसे बहुत बार विभाजन हो जाएगा। और बहुत बार विभाजन होने से क्या होगा? बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। और वो बहुत सारी कोशिकाएं, वो बहुत सारी कोशिकाएं अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में देखें तो बेटा
अगर ये गैमीट जानवरों के थे, एनिमल्स के थे, तो बताइए कोई एनिमल्स बन जाएगा, कोई क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा। या अगर ये गैमीट किसी पादप के थे, किसी प्लांट के थे, तो मेरे बेटे आप सब जानते हैं कि यहां पर क्या बन जाएगा, एक पादप बन जाएगा। बोलो भाई, दोनों संभावनाएं हैं। निर्भर यह करता है कि ये जो गैमीट थे वो किसके थे, ये तो समझने वाली बात है भाई। हो सकता है कि ये जो नर युग्मक है किसी प्लांट का हो, सही बात है ना, ये जो नर युग्मक है ये किसी प्लांट का हो, ये जो मादा युग्मक है किसी प्लांट का हो, सेम स्पीसीज का। तो जब ये युग्मक मिलेंगे, जब ये युग्मक मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट में बार 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 विभाजन होगा। तो जब बार बार विभाजन होगा, जब बार बार डिवीजन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, जब बार बार विभाजन होगा, जब बार बार डिवीजन होगा, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब बार बार विभाजन होगा, जब बार बार डिवीजन होगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, जब बार बार विभाजन होगा तो फिर एक बड़ा सा जीव बन जाएगा। बड़ा सा क्या बन जाएगा, जीव बन जाएगा। जैसे आज आप इतने बड़े हो, बहुत ध्यान से सुनना, जैसे आज आप इतने बड़े हो तो पहले छोटे थे और छोटे थे और छोटे थे, मम्मी के पेट में थे। अच्छा, मम्मी के पेट में भी पहले बड़े थे थोड़ा और छोटे, है ना, भ्रूण थे बेटा, भ्रूण थे आप, भ्रूण, भ्रूण से पहले क्या थे, जाइगोट थे। यानी आपके इस जीवन की शुरुआत कहां से हुई, बोलिए जला, जल्दी से बोलिए बेटा, आपके जीवन की शुरुआत कहां से हुई, इस जाइगोट से हुई। क्योंकि उससे पहले तो गैमीट थे। गैमीट का क्या होगा किसको पता, गैमीट का क्या होगा किसको पता, बोलो भाई, गैमीट का क्या होगा किसको मालूम। जैसे अगर मैं मेल की बात करूं, पर इजैकुलेशन, प्रति स्खलन मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं। अगर मैं पुरुषों की बात करूं, मेल इंडिविजुअल की बात करूं, तो मेल इंडिविजुअल में पर इजैकुलेशन, प्रति स्खलन मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन सारे स्पर्म वो जाके फीमेल गैमीट का भेदन नहीं कर पाते। यानी कि आपके जीवन का जो अस्तित्व शुरू हुआ कहां से हुआ, इस जाइगोट से। जाइगोट में विभाजन हुआ और बाकी की जो कोशिकाएं बनी उनमें लगातार विभाजन होते रहे, विभाजन होते रहे, विभाजन होते रहे, और फिर एक पूरा बड़ा सा प्लांट बन गया, या पूरा का पूरा एक एनिमल बन गया। तो वही कह रहे हैं कि कोई सा भी शरीर हो, कोई सा भी जीव हो, छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। जैसे एक छोटा आप चूहा ले लो, चूहा छोटा सा जीव होता है, तो चूहे की जीवन की शुरुआत भी किससे हुई, जाइगोट से, ठीक है ना। और ये मैं लैंगिक जनन की बात कर रहा हूं बेटा, लैंगिक जनन की। एक छोटा सा चूहा ले लो, चूहे के जीवन की शुरुआत कहां से हुई, चूहा के जीवन की शुरुआत कहां से हुई, जाइगोट से। पुदीने का पौधा होता है छोटा सा, या मिर्च का पौधा होता है छोटा सा, उस मिर्च के पौधे की जीवन की शुरुआत कहां से हुई, जाइगोट से। एक बड़ा विशाल का बरगद का वृक्ष, तो वो जो बरगद का वृक्ष आप देख रहे हैं, उस बरगद वृक्ष की शुरुआत कहां से हुई, एक जाइगोट से। पीपल के वृक्ष की शुरुआत कहां से हुई जीवन की, एक जाइगोट से। आप एक कुत्ता देख लीजिए, उस कुत्ता के जीवन की शुरुआत कहां से हुई, जाइगोट से। बिल्ली देख लीजिए, उसके जीवन की शुरुआत जाइगोट से। आप अपने बारे में सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए, आपके जीवन की शुरुआत कहां से हुई। तो बेटा आपके जीवन की शुरुआत भी एक जाइगोट से हुई। चूहा इतना छोटा सा होता है, आप इतने बड़े हो। एक बड़ी विशाल का हाथी ले लो आप, हाथी, तो हाथी के जीवन की शुरुआत भी कहां से हुई, एक जाइगोट से हुई। तो वही लिखा हुआ है कि सभी जीवों के जीवन की शुरुआत एक अकेली कोशिका, और वो भी कौन सी, जाइगोट, जाइगोट से होती है। तो मैंने आपको बताया कि वृद्धि के लिए, विकास के लिए, मरम्मत के लिए हमें कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। नई नई कोशिकाओं का निर्माण कहां से होता है, तो बेटा नई नई कोशिकाओं का जो निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं से होता है। और ये बात तो हम सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं।
जब हम पढ़ रहे थे सेल थ्योरी, उसमें हमें रुडोल्फ वर्चू ने बताया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ वर्चू ने हमें क्या बताया? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि कोई भी जो कोशिका है उस कोशिका का निर्माण पुरानी वाली कोशिका से होता है, जो पूर्व स्थित सेल है उससे होता है। आप देख लीजिए, चाहे कोई एक जीव हो और चाहे कोई एक कोशिका हो, उसके जीवन में दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। दो बड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक वृद्धि और दूसरा प्रजनन, और इन दोनों में कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। और कोशिका विभाजन होता कैसे है? पहले कोशिका वृद्धि करती है और फिर उनमें विभाजन होता है। यानी कि अगर मैं इसको एक नारा जैसा बनाऊं तो इसका मतलब यह है कि पहले बढ़ेगा फिर बटेगा, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। बताओ भाई, सही बात है कि नहीं? क्या अगर आप कोशिका विभाजन का एजेंडा देखें तो बच्चों, कोशिका विभाजन का क्या एजेंडा है? बताओ। कि पहले बढ़ेगा, क्या कह रहा है? पहले आकार में वृद्धि होती है, फिर बटेगा, यानी बट रहा है, डिवाइड हो रहा है, उसका विभाजन हो रहा है। आगे बात समझ। पहले क्या होगा बेटा? बढ़ेगा, आकार में वृद्धि होगी, और फिर वो बटेगा, यानी कि उसमें विभाजन होगा। एक बार सब लोग लिखिए, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। बोलो भाई, सब लोग बोलो, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। फटाफट से सबको कमेंट में लिखना है, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। इसी एक एजेंडे पे ये पूरा चैप्टर चलेगा भाई, इसी एक एजेंडे पर ये पूरा चैप्टर चलेगा, इसी एक एजेंडे पर। क्या? कि पहले बढ़ेगा फिर बटेगा, पहले आकार में वृद्धि होगी और उसके बाद जो है कोशिका विभाजन होगा। पहले आकार में वृद्धि होगी, फिर कोशिका जो है विभाजित कर जाएगी। सब लोग बोलो एक बार जोर से कि पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। चलिए भाई, बताइए किसको किसको वोट कर लेते हैं, कितने परसेंट जनता को यह बात समझ में आ गई? एक बार वोट कर लेते हैं, कितने परसेंट जनता को यह बात समझ में आ गई? नहीं हुआ सर? भाई पानी ग्लास चाहिए था। ये सही है ना? उसको यहां रख लेना। मैं ही एक बदकिस्मत इंसान हूं। ठीक है भाई, मैं पूरा समझाऊंगा आपको, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हालांकि मेरा जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 98.88% का है, ये तो 98.37 है, अपन 100 पे जाएंगे। अब समझो, अगली चीज मैं आपको समझाता हूं। जैसे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? अब वापस आओ, चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। जैसे बेटा ये जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। बहुत ध्यान से सुनना, क्या नाम है? कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। क्या होता है ये जो कोशिका चक्र है, ठीक है ना? ये जो कोशिका चक्र है और कोशिका विभाजन में क्या अंतर है, या ये दोनों एक तरीके से संबंधित हैं? तो देखो मैं आपको बताता हूं, पहले आराम से समझो, फिर साइंस की लैंग्वेज में समझना। ये बेटा एक कोशिका है, पहले इसका आकार बढ़ा, फिर ये कोशिका विभाजित हो गई, फिर ये जो कोशिकाएं हैं इनका आकार बढ़ेगा, फिर ये भी विभाजित हो जाएंगी, फिर जो है इनका भी इनका क्या हो जाएगा बेटा? आकार बढ़ेगा। इनका क्या हो जाएगा बेटा? आकार बढ़ेगा। फिर आगे चल के ये भी क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी।
यही काम चल रहा है भाई साहब। बढ़ रहा है, बट रहा है, बढ़ रहा है, बट रहा है, बढ़ रहा है, बट रहा है। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। मैंने आपसे क्या कहा बेटा? मैंने आपसे कहा कि पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। तो बढ़ रहा है, बट रहा है, बढ़ रहा है, बट रहा है, बढ़ रहा है, बट रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है और बट रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये जो बढ़ रहा है और बट रहा है, इसमें से जो ये प्रक्रिया है, ये है कोशिका विभाजन। ये क्या है? कोशिका विभाजन है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको कहते हैं कोशिका चक्र। क्योंकि कोशिका को बार बार यही काम करना है। कोशिका को बेटा बार बार यही काम करना है जब तक उसमें विभाजन की क्षमता है। यह बात समझ में आ रही है आपको? यह समझ में आ रहा है ना? कोशिका चक्र एक बड़ा काम है, ध्यान से सुनिएगा। कोशिका चक्र एक बड़ा काम है, बड़ा काम है बेटा। उसका एक छोटा सा हिस्सा है कि सेल डिवाइड हो जाती है। जैसे आप नीट की प्रिपरेशन करते हो, अभी मैं आपको ये आगे फिर बताऊंगा। जैसे अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हो तो बेटा कोचिंग में एडमिशन लेना, उसके बाद पढ़ाई करना, उसके बाद टेस्ट देना, उसके बाद AITS वाले टेस्ट देना, फिर नीट का फॉर्म भरना, फिर नीट का एग्जाम देना, ये पूरा क्या है? ये पूरा बेटा कोशिका चक्र है। समझिएगा ध्यान से, ये पूरा क्या है? कोशिका चक्र है। और ये नीट का एग्जाम देना, ये क्या है? कोशिका विभाजन है। क्या है? कोशिका विभाजन है। यानी तैयारी भी तो आपको करनी है। नीट का एग्जाम देने से पहले आपको तैयारी भी तो करनी है। कोई भी बड़ा काम होता है उसमें उसकी तैयारियां कितने बढ़िया से हुई हैं, कितना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हुई है, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा। इसका क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो वो वही कह रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें सेल क्या करता है? कोशिका विभाजन की तैयारी करता है। पढ़िए जरा, क्रमबद्ध प्रक्रमों की श्रृंखला। क्रमबद्ध का मतलब ऐसा नहीं है कि कभी भी DNA रेप्लिकेट हो जाएगा, कभी भी डिवाइड हो जाएगी। एक सीक्वेंस में चीजें चलती हैं, एक क्रम में चीजें चलती हैं। कैसे चलती हैं चीजें? क्रमबद्ध तरीके से चलती हैं। जैसे मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं। जैसे आपने पढ़ रखा है G1S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस, ये पढ़ रखा है आपने। मोटा मोटा हिसाब किताब दे रहा हूं। क्या पढ़ा है आपने? G1S G2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो इसी क्रम में होता है कोशिका विभाजन। ऐसा नहीं है कि किसी कोशिका में पहले G1 हो जाएगा, G1 के बाद G2, फिर प्रोफेज, फिर एस फेज, फिर टीलोफेज, फिर एनाफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। ऐसा कभी नहीं होता है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में जो भी इवेंट होते हैं वो एक क्रमबद्ध श्रृंखला है, यानी कि सीक्वेंस में चल रहे हैं प्रोसेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रोसेस कैसा है, रैंडम है क्या ये प्रोसेस रैंडम है या फिर ये प्रोसेस सीक्वेंशियल है? बताओ, ये प्रोसेस रैंडम है या फिर ये प्रोसेस सीक्वेंशियल है? ठीक है ना? ये जो प्रोसेस है ये रैंडम है या सीक्वेंशियल है? बताइए जरा। ये क्रमबद्ध तरीके से होता है या कैसे भी हो जाता है? बताइए जरा। ये क्रमबद्ध तरीके से होता है या कैसे भी हो जाता है? तो आप कहेंगे कि ये क्रमबद्ध तरीके से होता है। भाई जैसे अगर आपने फैमिली में देखा हो कि फैमिली में पार्टीशन होता है, किसी परिवार में बंटवारा होता है, तो कोशिश यही रहती है कि सबको बराबर खेत मिले, बराबर खलिहान मिले, बराबर घर मिले, बराबर बर्तन मिले, बराबर पैसा मिले, बराबर सोना चांदी च्यवनप्राश मिले। समझ रहे हो आप? जब भी कभी फैमिली बड़ी हो जाती है तो परिवारों का भी तो बंटवारा होता है। तो जो सही तरीका है बंटवारे का वो यही है कि अगर दो भागों में बांटना है उसको, तो दोनों को क्या हो बेटा? बराबर बराबर हिस्सा मिले। ऐसा थोड़ी है कि एक ज्यादा प्रिय है उसको इतना हिस्सा दे दिया, दूसरा कम प्रिय उसको इतना, ऐसा तो होता नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप क्या करेंगे बेटा? कोशिका विभाजन कराएंगे तो उसमें क्या होगा? पहली बात तो ये जो प्रक्रम चलते हैं
वो एक प्रक्रम नहीं होता, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक प्रक्रम नहीं होता, बहुत सारे प्रक्रम होते हैं, और ये पूरी श्रृंखला होती है जो क्रमबद्ध तरीके से चलती है। इसमें क्या क्या होगा, तो देखिए बात नंबर 1 कि कोशिका जो है वो कोशिकांग का निर्माण करती है। बताइए जरा, कोशिका क्या करती है बेटा? कोशिकांग का निर्माण करती है। और क्या करती है? दूसरा काम देखिए, जीनोम का डुप्लीकेशन होता है। मैं बताता हूं जीनोम क्या होता है, मैं भी आपको बताऊंगा, इसी स्लाइड में बताऊंगा, आज ही के लेक्चर में बताऊंगा जीनोम क्या होता है। ठीक है ना? जीनोम का डुप्लीकेशन करता है और फिर एक कोशिका से 2 कोशिका में विभाजन हो जाता है। तो यहां से लेके यहां तक का पार्ट कि कोशिकांग का निर्माण हो, आनुवांशिक पदार्थ डबल हो जाए और फिर एक सेल से 2 सेल बने, फिर एक सेल से 2 सेल बने, ये पूरा प्रोसेस क्या है? कोशिका चक्र है। ये पूरा प्रोसेस क्या है? कोशिका चक्र है। और मैं आपको बता दूं कि बेटा ये जो है, ये जो प्रक्रम है, ये प्रक्रम आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होते हैं। ये जो प्रक्रम है ये आनुवांशिक रूप से नियंत्रित भी होते हैं। अभी जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि ये आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होते हैं। ठीक है ना? ऐसा क्यों भाई? ये अगर सीक्वेंस आप सोच के देखो, आपके पास कोई रिमोट तो है नहीं कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसके सेल डिवीजन होता है, आपने रिमोट दबाया तो कोशिका विभाजित हो गई, या आपने एक रिमोट में सेट कर दिया तो G1 फेज चल रहा है, फिर आपने रिमोट में सेट कर दिया तो S फेज चल रहा है, फिर आपने रिमोट में सेट कर दिया तो G2 फेज चल रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। तो आपकी कोशिका के अंदर जो कुछ भी होता है वो सब डीएनए के कंट्रोल में होता है, वो सब केंद्रक के नियंत्रण में होता है। ये तो मैं आपको परसों नरसों पढ़ाया ही था मैंने, जब मैं केंद्रक के कार्य पढ़ा रहा था। तो जो भी प्रक्रम है वो आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होते हैं, इसीलिए वो जो श्रृंखला है क्रमबद्ध तरीके से होती है। ये जो पूरा काम है कि कोशिकांग बनेगा, क्या बनेगा? कोशिकांग, जीनोम डुप्लीकेट होगा, और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि फिर एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया को बच्चों, इस पूरी प्रक्रिया को मैं क्या कहूंगा? मैं का मतलब हम सब क्या कहेंगे? तो बेटा इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे, यहां पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग कह देंगे इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग जो है कोशिका विभाजन कह देंगे, सॉरी कोशिका चक्र कह देंगे। और ये जो कोशिका का विभाजन हो रहा है, ये जो क्या हो रहा है बेटा? कोशिका का विभाजन हो रहा है। तो कोशिका का विभाजन जितने में होता है वो कोशिका विभाजन है, जब कोशिका अपनी संख्या बढ़ा रही होती है। जब कोशिका क्या कर रही होती है? जब कोशिका अपनी संख्या बढ़ा रही होती है। ठीक है भाई, जब कोशिका अपनी संख्या बढ़ा रही होती है। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं एक छोटी सी कोशिका है, इसमें एन मतलब न्यूक्लियस, एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, पी मतलब प्लास्टिड, जी मतलब गोल्जी बॉडी, सी मतलब साइटोप्लाज्म। ऐसे समझ लो। ठीक है ना? ये सब है। तो क्या हो जाएगा बताओ? साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, सी मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ गया, 2 ही लिखते हैं। ठीक है, प्लास्टिड बढ़ गए, न्यूक्लियस बढ़ गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। एम मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ गई। तो यहां पर क्या हुआ बताइए जरा? आपने देखा कि कोशिका का आकार बढ़ा। कोशिका का क्या बढ़ा? आकार बढ़ा बेटा, कोशिका का आकार बढ़ा। और जब कोशिका का आकार बढ़ा तो क्या हुआ? यहां पर कोशिकांग जो हैं वो डबल हो गए। कोशिकांग क्या हो गए बेटा? डबल हो गए। जो आनुवांशिक पदार्थ था वो भी क्या हो गया? डबल हो गया। क्योंकि जो भी सेल आप डिवीजन कराने जा रहे हैं, जो भी सेल का आप विभाजन कराने चाह रहे हैं, आप क्या चाहेंगे? कि दोनों कोशिकाओं को बराबर मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ मिले। दोनों कोशिकाओं को क्या हो जाए? आनुवंशिक पदार्थ बराबर मात्रा में मिले, डीएनए जो है, गुणसूत्र जो है वो बराबर मात्रा में मिले। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा? विभाजन हो रहा है। और जब कोशिका का विभाजन होता है, जब
कोशिका का विभाजन होता है तो आप जानते हैं बेटा कि कोशिका की क्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। कोशिका की क्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है बेटा। एक सेल से दो सेल बन गए। अब देखिए यहां पे मैं भर देता हूं, N फॉर न्यूक्लियस, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, C फॉर साइटोप्लाज्म, P फॉर प्लास्टिड, G फॉर गोल्जी बॉडी। यहां पे G भी तो लिखना है, G फॉर गोल्जी बॉडी। और भी हैं, समझिए, ये तो मैं सब समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो ये ऐसे इस तरीके से आपने देखा कि पहले कोशिकांग डबल हुए, डीएनए रेप्लिकेट हुआ, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ डबल हुआ, तो कोशिका का साइज बड़ा हो गया, कोशिका का आकार बड़ा हो गया, और फिर अल्टीमेटली जो कोशिका है वो विभाजित हो गई। कोशिका क्या हो गई बेटा, विभाजित हो गई। और यहीं पर मुझे आपको एक और चीज पढ़ानी है, एंड दैट इज जीनोम। जीनोम पढ़ा देता हूं मैं आपको। एक शब्द आया है जीनोम। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है जीनोम शब्द से परिचित ना हो। आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकता है जीनोम शब्द से ना परिचित हो। जीनोम, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है कि जीनोम शब्द से ना परिचित हो। ठीक है ना, जीनोम। तो जीनोम का परिचय मैं आपको करा देता हूं। यहां पर जीनोम जब आप कहेंगे तो जीनोम का मतलब है कि अगुणित कोशिका में उपस्थित डीएनए, अगुणित कोशिका में उपस्थित डीएनए, अगुणित कोशिका में उपस्थित डीएनए कह लीजिए या जीन कह लीजिए, उपस्थित कुल जीन, कुल जीन। ठीक है ना, ये तो आसान सी परिभाषा है। अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल जीन, ये क्या है बेटा, आसान सी परिभाषा है। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है ये? ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, खा लो उसके बाद कर देना, खा लो खा लो। ठीक है, ये तो आसान सी बात हो गई कि अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल जीन। इसकी मैं एक टफ डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा कि जीव में, जीव में एक जनक, जीव में एक जनक माता अथवा पिता, बहुत ध्यान से सुनना, माता अथवा पिता से प्राप्त डीएनए अथवा गुणसूत्र, डीएनए अथवा गुणसूत्र, डीएनए अथवा गुणसूत्र। देखो, दो डिफिनेशन लिखाई मैंने। पहली डिफिनेशन मैंने क्या लिखाई बेटा, पहली डिफिनेशन मैंने लिखाई कि अगुणित जो कोशिका है, उस अगुणित कोशिका में जो टोटल जीन है, जो कुल जीन उपस्थित हैं, उसे हम जीनोम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, जीनोम। क्लियर, जीनोम कहते हैं। दूसरी खतरनाक डिफिनेशन, और ये मैंने जानबूझ के लिया है अपने ऊपर, ये मतलब ये मैंने जबरदस्ती जो है मतलब आग में हाथ डाला है मैंने, क्योंकि ये वाली डिफिनेशन जो है, जो नीचे मैंने लिखी हरे पेन से, ये थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं समझाऊंगा बेटा। मैं ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ आसान आसान पढ़ाऊं और आपको किसी ऐसे मतलब मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाऊं। आप समझिएगा इस डिफिनेशन का मतलब क्या कह रहा है। कह रहा है जीव में एक जनक, किसी भी एक पेरेंट से, माता से अथवा पिता से प्राप्त डीएनए अथवा गुणसूत्र। आप बताइए, जैसे आप हैं, आप हैं बेटा, मुझे आंसर करिए। आप हैं, आप में आपके माता से क्या आया आपके अंदर? इधर मैं ऐसे बता देता हूं, ये क्या है, माताजी हैं, इधर क्या है, पिताजी हैं, और आप हैं, है ना। तो आप में आपकी माताजी से क्या आया है, युग्मक, युग्मक आया है, गैमीट आया है। आप में आपके पिता से क्या आया है, स्पर्म, यानी कि एक युग्मक। भाई युग्मक कैसा होता है, हैप्लॉइड। युग्मक कैसा होता है, हैप्लॉइड। आपके जीवन की शुरुआत जाइगोट से हुई थी, जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉइड।
तो इसी बात को मैंने क्या किया, थोड़ा सा उल्टे तरीके से लिख दिया। इसी बात को मैंने क्या किया, ये जो मैंने ऊपर लिखा है कि अगुणित कोशिका में उपस्थित कुल जीन, इसे क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। टोटल जीन प्रेजेंट ऑन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम नोन एज जीनोम। इंग्लिश में मैं जब पढ़ाता था तो मैं ऐसे ही याद करा देता था, क्या, टोटल जीन प्रेजेंट ऑन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम नोन एज जीनोम। यानी कि अगुणित कोशिका में जो कुल जीन उपस्थित हैं, टोटल जो जेनेटिक मटेरियल है कि कौन सी कोशिका का, अगुणित कोशिका का या द्विगुणित कोशिका का, अगुणित कोशिका का। फिर ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी अगुणित कोशिका में जो कुल आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है उसे मैं क्या कहूंगा, जीनोम कहूंगा। आगे बात समझ। और इसी बात को मैंने दूसरे तरीके से लिखा कि जीवों में एक जनक या तो माता या फिर पिता से प्राप्त डीएनए अथवा गुणसूत्र। मतलब भाई आपके अंदर आपके पापा से क्या आया है, आपके अंदर आपकी मम्मी से क्या आया है। तो मम्मी से क्या आया, मम्मी से क्या आया, फीमेल गैमीट। पापा से क्या आया, मेल गैमीट। और गैमीट भैया चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कैसा होता है, हेप्लॉइड होता है। गैमीट चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, चाहे मेल गैमीट हो मतलब चाहे नर के शरीर में बना हुआ हो, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, कैसा होता है मेरे दोस्त, हेप्लॉइड होता है। तो घूम फिर के बात तो वही हो गई ना, घूम फिर के बात तो वही हो गई कि हेप्लॉइड सेल में जो जीन प्रेजेंट है। अब जैसे मान लीजिए कोई अगुणित कोशिका है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे बेटा कोई अगुणित कोशिका है, ये एक हेप्लॉइड सेल है, तो ये हो गया इसका जीनोम, इसको एन कह देंगे, ये जीनोम है, ये जीनोम है। ऐसे मान लो कोई द्विगुणित कोशिका है, तो इस द्विगुणित कोशिका में हेप्लॉइड के कितने सेट बनेंगे, ये अगुणित कोशिका है, अगुणित कोशिका है, एन लिख दिया है मैंने। और ये जो टोटल जीन प्रेजेंट है इसी को क्या कह रहा हूं मैं, जीनोम कह रहा हूं, जीनोम। तो बेटा अगर कोई द्विगुणित कोशिका है, द्विगुणित कोशिका, तो इस द्विगुणित कोशिका में एन और एन के कितने सेट उपस्थित हैं, बताइए मुझे, बोलो भाई। इस द्विगुणित कोशिका में एन और एन के कितने सेट उपस्थित हैं, बोलो बेटा, दो सेट उपस्थित हैं। यानी कि ये भी एक एन है और ये भी एक एन है। यानी कि ये क्या है, ये एक जीनोम है और ये दूसरा जीनोम है। ये भी क्या है, ये इतना एक जीनोम है और ये इतना क्या है, दूसरा जीनोम है। अरे भाई हमने क्या किया है, हमने अपने शरीर में, हमने अपनी कोशिका में अपने जीनोम की फोटोकॉपी करा रखी है। हमने अपने शरीर में, हमने अपने शरीर में, हमने अपनी कोशिका में जीनोम की फोटोकॉपी करा रखी है बेटा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि डिप्लॉइड कोशिका में, जैसे मैं आपसे बेटा एक सवाल पूछूं कि डिप्लॉइड कोशिका में, डिप्लॉइड कोशिका में जीनोम की कितनी प्रतियां होंगी, जीनोम की कितनी प्रतियां होंगी, बताओ भाई, जीनोम की कितनी प्रतियां होंगी, बताइए मुझे। अगर डिप्लॉइड सेल है, अगर बेटा डिप्लॉइड सेल है तो डिप्लॉइड सेल में जीनोम की कितनी कॉपी होंगी, 1 2 3 4, यही आपके ऑप्शन है, 1 2 3 4। अगर कोई डिप्लॉइड कोशिका है तो उसमें जीनोम की कितनी कॉपी प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, अभी सवाल लिख जाएगा, पोल के माध्यम से मैं आंसर ले लूंगा, पोल के माध्यम से मैं आंसर ले लूंगा। मुझे समझ में आ जाएगा जब पोल के आंसर आएंगे कि आपको ये कितना पता चल गया है। ये बात मुझे जीनोम और समझाना है क्या, ये मुझे अभी तुरंत पता चल जाएगा। जीनोम मुझे कितना समझाना है यह भी मुझे तुरंत पता चल जाएगा जब आप पोल के माध्यम से आंसर कर रहे होंगे।
चलिए, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ गया है, मैं फिर भी समझा देता हूं। देखो, जैसे अगर कोई हेप्लोइड कोशिका है, 1 2 3 4 4 क्रोमोसोम उपस्थित है, तो यही क्या है, इसका जीनोम है। हाँ, उनसे को स्क्रीनशॉट देते रहो। ठीक है भाई, तो ये हेप्लोइड कोशिका है। ऐसे मान लो अगर कोई डिप्लोइड कोशिका है, डिप्लोइड कोशिका, तो डिप्लोइड कोशिका में ऐसे उपस्थित रहेंगे, बताओ भाई, डिप्लोइड कोशिका में ऐसे उपस्थित रहेंगे। आगे बात समझ, जो डिप्लोइड कोशिका है, डिप्लोइड कोशिका में ऐसे उपस्थित रहेंगे। तो अब इसमें क्या हो गया, इतना पार्ट देखो बेटा, ये एक एन हो गया, ये दूसरा एन हो गया, यानी जीनोम की 2 कॉपी हैं। अगर कोई त्रिगुणित कोशिका होती, बताओ मुझे जरा बेटा, अगर कोई त्रिगुणित कोशिका होती तो जीनोम की कितनी कॉपियां होती, बताओ जरा। त्रिगुणित कोशिका में जीनोम की कितनी कॉपी होती, त्रिगुणित कोशिका में जीनोम की कितनी कॉपी होती, त्रिगुणित कोशिका में जीनोम की कितनी कॉपी होती, 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको रटने वाली बात, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब मैं आपको रटने वाली बात बता देता हूं। एन के आगे जो भी नंबर लिखा है उतना ही जीनोम की कॉपी होगी। अगर एन के गुणे में 1 लिखा है, यानी कि जीनोम की 1 कॉपी, सही है। अगर एन के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब वहां पर जीनोम की 2 कॉपी। अगर एन के आगे 3 लिखा है, यानी कि जीनोम की 3 कॉपी। अगर एन के आगे 4 लिखा है, इसका मतलब जीनोम की 4 कॉपी। हां या ना, बताओ मुझे। ये जुगाड़ समझ में आया। देखिए, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया बेटा, पहले मैंने आपको क्या किया, कॉन्सेप्ट समझाया। पहले मैंने आपको क्या किया, कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है ना। पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया और उसके बाद मैंने आपको रटने का तरीका भी बता दिया कि अगर जो भी एन के मल्टीपल में जो भी वैल्यू दी गई है, एन में जिस चीज से गुणा हुआ है उतने जीनोम रहेंगे। बोलो मजा आया कि नहीं इस बात से। एन के गुणे में, एन के गुणे में जो भी संख्या लिखी हुई है, एन के गुणे में जो भी संख्या लिखी गई है, जीनोम की उतनी कॉपी होगी। है एकदम आसान की नहीं। पहले लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, पहले मैंने रटाया नहीं, मैंने आपको रटाया नहीं है, पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, फिर मैंने रटने का जुगाड़ किया है। चलिए भाई, तो ये देख लीजिए आप, ये पूरा एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। बोलो भाई, समझ में आ गया क्या? वेरी नाइस। अब देखो बेटा, ये जो कोशिका चक्र है ना, कोशिका चक्र को हमने 2 मुख्य भागों में डिवाइड किया है। कोशिका चक्र को हमने 2 मुख्य भागों में डिवाइड किया है। एक है अंतरावस्था, इंटरफेज, दूसरा है एम्प्रावस्था, या इसी को कह देते हैं माइटोटिक अवस्था। माइटोटिक अवस्था कह देते हैं इसको, माइटोटिक अवस्था, माइटोटिक अवस्था। एम का मतलब बेसिकली होता मल्टीप्लीकेशन से। तो जो कोशिका चक्र है, ये देखिए जरा, ये जो तैयारी वाला समय है, ये बेसिकली ये क्या है, इंटरफेज है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो तैयारी वाला समय है ये इंटरफेज है, और ये जो डिवीजन वाला समय है ये एम फेज है। क्लियर है जी? ये जो तैयारी वाला समय है ये इंटरफेज है, और जब सच में विभाजन हो रहा है, जब सच में विभाजन हो रहा है तो वो एम्प्रावस्था है।
कोशिका चक्र, और कोशिका चक्र का भी एजेंडा वही है। आप ध्यान से सुनिएगा, कोशिका चक्र का एजेंडा वही है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। बोलो मेरे भाई नंदू, समझ में आ गया क्या मेरे बंधु? पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। जब आप इन दोनों अवस्थाओं को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं, ठीक है ना। जब मैं आपको क्या करूंगा बेटा, ये अवस्था पढ़ा लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मैं बार बार लिख रहा हूं, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा, ठीक है ना। पहले बढ़ेगा फिर बटेगा, राइट, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। अब देखो, ये जो कोशिका चक्र है, एक अवस्था क्या है, इंटरफेज, दूसरी अवस्था क्या है, एमफेज। तो देखो, पहले क्या चलेगा, इंटरफेज, फिर क्या चलेगा, एमफेज। आई फॉर इंटरफेज, बहुत ध्यान से सुनना, आई फॉर इंटरफेज, एम फॉर एम फेज। तो ऐसे चलेगा ये, आई फेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था। बोलो मेरे साथ, बोलो भाई, बोलो, आई फेज, एम फेज, आई फेज, एम फेज, आई फेज, एम फेज, ऐसे याद भी करना है इसको। बोलिए मेरे साथ सब लोग, बोलो बेटा, बोलो, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था। मेटाफेज नहीं कहते हैं, मेटाफेज इसका पार्ट होता है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा। मेटाफेज जो है ना, इसका पार्ट होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। बोलिए सब लोग, बोलो जल्दी से, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, अंतरावस्था, एम्प्रावस्था, लगातार यही चलता रहेगा। बोलो, आई फेज, एम फेज, आई फेज, एम फेज, आई फेज, एम फेज, आई फेज, एम फेज, ठीक है। ये जो फेज है, ये तैयारी का समय है अगर सही मायने में देखा जाए। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें, अगर आप टेक्निकली देखें बेटा, तो ये जो एम फेज है और ये जो एम फेज है, इनके बीच का समय क्या है, जो दो क्रमागत एम फेज हैं, जो दो लगातार एम फेज हैं, ये वाला एम फेज और ये वाला एम फेज, इनके जो बीच का समय अंतराल है वो क्या है, इंटरफेज है, वो क्या है, अंतरावस्था है। ऐसे ही बच्चों आप देखिए, ये क्या है, एम फेज, ये क्या है, एम फेज, और इनके बीच का जो समय अंतराल है वो क्या है, इंटरफेज, वो क्या है, इंटरफेज। फिर से देखिए आप बेटा, ये जो है, ये क्या है, एम फेज, ये क्या है, एम फेज, इनके बीच का जो समय अंतराल है वो क्या है, इंटरफेज। तो बेटा कोशिका चक्र को हमने क्या किया है, दो मुख्य भागों में डिवाइड कर दिया है। कोशिका चक्र को हमने दो मुख्य भागों में डिवाइड कर दिया है। बताइए, एक को हमने क्या नाम दिया, अंतरावस्था, ठीक है ना। एक को हमने क्या दिया, क्या नाम दिया, अंतरावस्था, और दूसरे को हमने क्या नाम दिया, एम्प्रावस्था। अंतरावस्था क्या है और एम्प्रावस्था क्या है, यह समझना है। अंतरावस्था क्या है और एम अवस्था क्या है, समझिए दोनों को। मैंने आपसे कहा कि ये जो आजू बाजू के एम फेज हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी हो जाएगा तुम्हारे साथ। ये जो दो लगातार एम फेज हैं, ये जो कॉन्टिन्यूअस एम फेज हैं, ये जो क्रमागत एम फेज हैं, इन एम फेज के बीच का समय, यानी कि एक विभाजन और दूसरा विभाजन, उसके बीच में जो पूरा समय बचता है, भाई कोशिका क्या करता है, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा, पहले बढ़ेगा फिर बटेगा। तो एक बार बटा, दोबारा बटा, बीच में बढ़ा ना, जैसे ऐसे समझो, बढ़ेगा बटेगा, बढ़ेगा बटेगा। तो जब दो बार बट रहा है, जब एक विभाजन और दूसरा विभाजन हो रहा है, तो दो लगातार विभाजन के बीच का जो समय है, दो लगातार विभाजन के बीच का जो समय है, उस समय को हम क्या कहते हैं, उस समय को हम कहते हैं अंतरावस्था, इंटरफेज। तो वही लिखा हुआ है क्या, कि दो लगातार एम प्रावस्थाओं के बीच का समय अंतराल,
दो लगातार एम प्रावस्थाओं के बीच का समय अंतराल, दो लगातार एम प्रावस्थाओं के बीच का समय अंतराल। और इसमें क्या होता है, इसमें बेटा कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, नीट की तैयारी में ज्यादा समय लगता है या नीट का एग्जाम देने में ज्यादा समय लगता है? बताओ भाई, नीट की तैयारी में ज्यादा समय लगता है या नीट का एग्जाम देने में ज्यादा समय लगता है? बताओ भाई। नीट की तैयारी में ज्यादा समय लगता है, राइट? नीट की तैयारी में ज्यादा समय लगता है, एग्जाम में कम समय लगता है। जैसे कहीं पे शादी विवाह होना है तो शादी की तैयारियां कितना पहले से शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो मेन काम है शादी का, जैसे वो जो फेरे पढ़ने, हिंदू धर्म के हिसाब से अगर बात करें तो जो फेरे पढ़ते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर जो लोग वचन देते हैं, वो कितनी देर का काम है? जरा सी देर का काम है। या अगर आप इस्लामिक जो सिस्टम है उसके हिसाब से बात करें तो निकाह पढ़ा जाता है, मौलवी और वकील की उपस्थिति में जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो निकाह पढ़ा जाता है, कबूल है कबूल है कबूल है, जो आप लोग देखते हैं मूवीज वगैरह में। तो वो जो कबूल है वाली प्रक्रिया है, कितनी देर की है? 1-2 घंटे की। लेकिन उससे पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जिसके घर में शादी होनी है, जिसके घर में निकाह होना है, वो लोग अपने घर को पेंट वेंट कराते हैं, वापस से अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, कुछ लेटू 4-5 दिन पहले से आ जाते हैं, खाने पीने का प्रबंध होता है। आप समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप अब आप इस कॉन्सेप्ट के, अब आप सोच के बताओ, ज्यादा समय किसमें लगेगा, तैयारी में या विभाजन में? बताइए मुझे, ज्यादा समय किसमें लगेगा, तैयारी में या कोशिका विभाजन की तैयारी में ज्यादा समय लगेगा या कोशिका के विभाजन में ज्यादा समय लगेगा? बताइए मुझे, बोलो भाई। हाँ, 10 मिनट जो भी, मतलब समझो मेरी बात। कोशिका विभाजन की तैयारी में ज्यादा समय लगेगा या कोशिका विभाजन में ज्यादा समय लगेगा? प्रिपरेशन में। और ये जो अंतरावस्था है, अंतरावस्था में तैयारी होती है या विभाजन होता है? पूछता है भारत, बताइए मुझे, अंतरावस्था में तैयारी होती है या फिर विभाजन होता है? अंतरावस्था में तैयारी होती है या विभाजन होता है? अंतरावस्था के दौरान, ये जो अंतरावस्था है, अंतरावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारियां हो रही होती हैं या कोशिका का विभाजन हो रहा होता है? तैयारी हो रही होती है। और आप जानते हैं कि तैयारी जो है उसमें ज्यादा समय लगता है। तो कोशिका चक्र का जो पूरा समय है, कोशिका चक्र का जो पूरा समय है, उस पूरे समय का लगभग लगभग 90% या उससे भी थोड़ा ज्यादा समय वो किसमें लग जाता है? अंतरावस्था में लग जाता है। किसमें लग जाता है? अंतरावस्था में। यानी कि अगर 100 मिनट में कोई कोशिका विभाजित होने वाली है, अगर 100 मिनट में कोई कोशिका विभाजित होने वाली है तो 95 मिनट तक तैयारियां होती हैं मित्रों। अगर पूरे कोशिका चक्र का समय कितना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर पूरे कोशिका चक्र का समय है 100 मिनट तो 95 मिनट तैयारी होती है। यानी उस 100 मिनट में से 95 मिनट अंतरावस्था में लगता है और बचा हुआ जो 4-5 मिनट है उसमें विभाजन हो जाता है। डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ वैज्ञानिकों ने इसे क्या किया, एक गलत नाम दे दिया, इसको कह दिया, एक मिनट भाई, मैं थोड़ा सांस ले लूं, तब तक नोट कर लो आप।
तो बेटा ये जो है बहुत सारे वैज्ञानिक इसको क्या कहते हैं, रेस्टिंग स्टेज कहते हैं। रेस्टिंग स्टेज का मतलब क्या है कि नो डिवीजन स्टेज, विभाजन नहीं हो रहा है। यहां पर विभाजन की दृष्टि से क्या है, ये रेस्टिंग है, शांत है। बहुत ध्यान से समझिएगा, अंतरावस्था में विभाजन की तैयारी हो रही है ना। अंतरावस्था में विभाजन की तैयारी हो रही, विभाजन नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि घर में पेंट हो रहा है, लड़की घर के सामने जो मतलब दुल्हन जो है, होने वाली जो दुल्हन है, उस होने वाली दुल्हन के घर के सामने उसका जो होने वाला क्या हस्बैंड है, दूल्हा है, वो निकल रहा है, कह रहे पेंट वेंट हो रहा है, चलो यहीं पे जो है कर लेते हैं, जो है फेरे जो ले लेते हैं। नहीं, उसकी एक प्रक्रिया होती है। तो वैसे ही ये जो अवस्था है, ये जो अंतरावस्था है, अगर आप अंतरावस्था की बात करेंगे तो अंतरावस्था में विभाजन की तैयारी हो रही है, विभाजन नहीं हो रहा है। और इसीलिए विभाजन के दृष्टिकोण से कुछ वैज्ञानिकों ने इसको रेस्टिंग स्टेज कह दिया। क्यों कहा इसको रेस्टिंग स्टेज? क्योंकि यहां पे विभाजन नहीं हो रहा है। बेटा रेस्टिंग स्टेज का बिल्कुल भी मतलब यह नहीं है कि यहां पर उपापचयी सक्रियता नहीं होती। भाई कुछ लोग सोच सकते हैं कि अगर अंतरावस्था को रेस्टिंग स्टेज कह देते हैं, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि भाई अगर हम अंतरावस्था को रेस्टिंग स्टेज कह रहे हैं, इसका मतलब वहां पे उपापचय नहीं हो रहा है, वहां पे मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि रेस्टिंग स्टेज का मतलब यहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, गलत सोचते हैं। उपापचय होता है। मैं तो कह रहा हूं कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है दबा के हो रही होती है। देखो ऊपर का साइन बना हुआ है ना, इसका मतलब यह है कि अत्यधिक सक्रियता है। कोशिका बेरी भयंकर तरीके से क्या कर रही है, कोशिका बेरी भयंकर तरीके से जो है हम लोग कहेंगे कि सक्रिय उपापचय के रूप से। तो हमने देखा कि कोशिका चक्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। कोशिका चक्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। एक भाग क्या है, अंतरावस्था, दूसरा भाग क्या है, एम्परावस्था, जिसे हम माइटोटिक अवस्था भी कहते हैं। ये अंतरावस्था क्या होता है बताइए मुझे, अंतरावस्था क्या होता है? तो आप कहेंगे दो लगातार या दो क्रमागत जो एम फेज है उनके बीच का समय है। यहां तैयारी होती है, विभाजन नहीं होता। यहां तैयारी होती है अंतरावस्था में, विभाजन नहीं होता। और चूंकि विभाजन नहीं होता तो विभाजन की दृष्टि से, विभाजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको शांत अवस्था या रेस्टिंग स्टेज कह दिया जाता है। और रेस्टिंग स्टेज तो कहते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, रेस्टिंग स्टेज तो कहते हैं लेकिन इसका बिल्कुल भी यह मतलब नहीं है कि यहां पे मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। यहां पे दबा के मेटाबॉलिज्म होता है, भयंकर तरीके से मेटाबॉलिज्म होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जो मैक्सिमम समय है, जो ज्यादा समय है, वो तैयारी में लगता है। किसमें लगता है बेटा? तैयारी में। तो वही लिखा हुआ है कि कोशिका चक्र का 95% से भी ज्यादा समय इसमें लगता है। तैयारी पूरी हो चुकी है, बारात आ चुकी है, जयमाल का कार्यक्रम हो चुका है, अब फेरे पड़ेंगे। क्या कह रहा है कि ये जो एम्परावस्था है, एम्परावस्था विभाजन की अवस्था है। क्या है? विभाजन की अवस्था है। कह रहे कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था, इसका मतलब समझिए। ठीक है ना? कह रहे कि जो ये एम्परावस्था है, यह एम्परावस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। क्या है? कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है। ऐसा यहां पे लिखा गया, ऐसा यहां पे लिखा गया है। राइट? क्या लिखा गया है कि ये जो है ये कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये जो है ना, उपापचय का मतलब बेटा, उपापचय का मतलब मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है। आप ये तो जानते हैं ना कि आपके शरीर में अभिक्रियाएं होती रहती हैं। बोलो भाई, आप यह तो जानते हैं ना कि आपके शरीर में बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। तो उसी सब को एक साथ क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं या उपापचय कहते हैं। अब ये वाला पॉइंट समझिए। कह रहे कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। नाटक का मतलब क्या है कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं यहां पर। कभी आप देखेंगे कि जो क्रोमोजोम है वो इस तरीके से मध्य रेखा पर आ जाएंगे,
कभी आप देखेंगे कि इसके जो संतति अर्धगुण सूत्र हैं वो अलग हो जाएंगे। कभी आप देखेंगे कि ये जो संतति अर्धगुण सूत्र हैं, ये संतति अर्धगुण सूत्र जो है वो पोल पर पहुंच जाएंगे, है ना। कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, कभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस बन जाएगी, कभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब होगा, कभी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वापस आ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इतनी सारी चीजें होती हैं। मैं वही बता रहा हूं, नाटकीय का मतलब बहुत अधिक परिवर्तन, है ना, अत्यंत अधिक परिवर्तन, अत्यंत अधिक परिवर्तन, अत्यंत अधिक परिवर्तन, बहुत ज्यादा परिवर्तन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा परिवर्तन जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। कभी जो न्यूक्लियस है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो टूट जा रही है, कभी वो वापस आ जा रही है, तो इसलिए इसको कह दिया जाता है सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। ठीक है। और ये जो है कोशिका चक्र का लगभग 5% समय लेता है। ये क्या करता है? कोशिका चक्र का लगभग 5% समय लेता है। अरे भाई, ज्यादा समय किसमें लगा था? तैयारी में। और तैयारी में कितना समय लग गया था? लगभग लगभग 95%। और 5% टाइम किसमें लगा? इसमें लगा एम्प्रावस्था में। चलिए, आपको आंसर करना है। आपका आंसर या तो अंतरावस्था में आएगा या फिर एम्प्रावस्था में आएगा। मैं यहां पर सवाल पूछूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सवाल पूछूंगा बेटा, आपका आंसर करना। आप लोग क्या करेंगे? आंसर करेंगे। और आपका जो आंसर है या तो एम्प्रावस्था आएगा या अंतरावस्था आएगा। बताओ, शुरू करें? हम पूछे, आप बताओ, शुरू करें? बोलो भाई। हाँ, अभी सेल में चेंज होंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे कैसे चेंज होते हैं। बताओ भाई। हम पूछें, आप बताओ, शुरू किया जाए क्या? हम पूछें, आप बताओ, शुरू करें? क्या हम लोग शुरू कर सकते हैं? हम पूछे, आप बताओ। बताइए, किसको कहते हैं रेस्टिंग स्टेज? किसको कहते हैं रेस्टिंग स्टेज? बताइए मुझे। लिखते भी चलिए, साथ साथ में आंसर भी करते चलिए। इन दोनों में से अगर बात करें तो किसको कहा जाएगा रेस्टिंग स्टेज? अगर आप इन दोनों की बात करते हैं तो किसको कह दिया जाएगा रेस्टिंग स्टेज? रेस्टिंग स्टेज किसको कहेंगे? किसको कहा जाएगा माइटोटिक अवस्था? 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 माइटोटिक अवस्था किसे कहेंगे? माइटोटिक अवस्था किसे कहेंगे? माइटोटिक अवस्था किसे कहेंगे? किसमें ज्यादा समय लगेगा? किसमें ज्यादा समय लगेगा? बेटा, किसमें ज्यादा समय लगेगा? किसमें कम समय लगेगा? किसमें ज्यादा समय लगेगा और किसमें कम समय लगेगा? कहां पर तैयारी होगी? कहां पर तैयारी होगी? कौन से फेज में तैयारी होगी? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट से आंसर करो, भी आगे पढ़ना है। कौन से स्टेज में तैयारी होगी? कहां पर सच में विभाजन होगा? कहां पर एक्चुअल विभाजन होगा? कहां पर एक्चुअल विभाजन होगा? जल्दी। किसमें 5% समय लगेगा?
किसमें 5% समय लगेगा? किसमें 5% समय लगेगा? किसमें 95% समय लगेगा? किसमें 5% समय लगेगा? किसमें 95% टाइम लगेगा? किसमें कोशिका अपने विभाजन की तैयारी करेगी? कोशिका अपने विभाजन की तैयारी कब करेगी? कोशिका अपने विभाजन की तैयारी कब करेगी? कोशिका में सच में विभाजन कब होगा? एक्चुअल विभाजन कब होता है? वास्तविक विभाजन की अवस्था किसको कहेंगे? सर्वाधिक नाटकीय अवस्था किसको कहेंगे? सर्वाधिक नाटकीय अवस्था। जल्दी बताइए भाई, फटाफट से। चलिए, तो मुझे ये बताओ, ये आपको क्लियर हो गया क्या? फटाफट से पोल ले लेते हैं, वोट कर दीजिए। ये आपको क्लियर हो गया, हां या ना? ये आपको क्लियर हो गया, हां या ना? ये आपको क्लियर हो गया, हां या ना? फटाफट से बता दीजिए। ये आपको क्लियर हो गया, हां या ना? फटाफट से बता दीजिए। करंट लगा क्या? फटाफट से बेटा आंसर कर दो, आगे पढ़ते हैं फिर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलिए, अब मैं आपको बताऊं कि कोशिका विभाजन की अगर आप बात करें, या जो आपका क्या है बच्चों, जैसे आपकी कोई कोशिका है, आपकी कोई कोशिका है बेटा, तो आपकी कोशिका के पूरे कोशिका चक्र में जो समय लगेगा, आपके आपके यहां पर जो पूरे कोशिका चक्र में समय लगेगा वो अलग होगा। ठीक है ना? ईस्ट की जो कोशिका है, ईस्ट की जो कोशिका है उसमें अलग समय लगेगा। चूहे की जो कोशिका है उसमें अलग समय लगेगा। कोई फर्न है उसमें अलग समय लगेगा, है जी। कोई एल्गी है उसमें अलग समय लगेगा। तो बच्चों, जो अलग अलग कोशिकाएं होती, कह रहा है ना कि विभिन्न जीवों में तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका चक्र का समय अलग अलग होता है। ये यहां से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्क कर रहा हूं बेटा, आप भी बना लीजिए। और यहां से नीट 2025 में क्वेश्चन लिख लीजिए मेरे नाम पे। नीट 2025 में क्वेश्चन लिख लो आप मेरे नाम पे कि एसपी सर ने बताया था, यहां से क्वेश्चन उठ के आएगा। यहां से बेटा सारे तरीके का सवाल बनेगा। जो आसान सा सवाल होता है वो भी, जो अच्छा सवाल होता है वो भी, जो कथन कारण का सवाल है वो भी, और जो बेटा कथन 1 कथन 2 टाइप का सवाल है वो भी। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो अलग अलग समय है, अगर मैं मोटा मोटा हिसाब किताब लगाऊं तो आप बताइए कि एक अगर एवरेज हिसाब किताब लगाया जाए तो भाई डीएनए हमें क्या करना है? डबल करना है। डीएनए हमें क्या करना है? डबल करना है भाई। और दोनों कोशिकाओं को बराबर बराबर देना है। हमें क्या करना है? हमें डीएनए को डबल करना है और दोनों कोशिकाओं को बराबर बराबर बांटना है। सही बात है। तो बच्चों, आप खुद सोचो बेटा, जैसे मान लो आप ऐसे समझो ना, एक फर्जी तरीका है। आपको क्या करना है? आपको कोई लकड़ी काटनी है। एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं मैं आपको। ये लकड़ी ए है और ये लकड़ी बी है। ये है लकड़ी ए और ये है लकड़ी बी। इसको 20 से काटना है। दोनों की कठोरता बराबर है ना?
पता चले ये नीम के अंदर वाली लकड़ी है और ये केले का जो सीडो स्टेम होता है वो है, ऐसा नहीं। दोनों की कठोरता बराबर है लगभग लगभग। तो आप बताइए किस लकड़ी को काटने में अधिक समय लगेगा, ए को या बी को? खुशबू सर आप बहुत, अरे बेटा थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई तो है जो हमारे बारे में अच्छा भी बोलता है, हालांकि सबका स्वागत है। आप अच्छा बोलिए, खराब बोलिए, आप गालियां दीजिए, भाई हमें गाली देके क्या कर लेंगे। हमारी हालत, मैं कई बार बता चुका हूं बैचेज में कि मेरी हालत उस रिक्शे वाले के जैसी है जिसको लोग राह चलते गालियां देते हैं। रिक्शा वाला क्या करेगा, उसे तो रिक्शा चलाना ही है ना। उसे गाली दोगे, आधे घंटे गुस्सा रहेगा, आधे घंटे बाद कहेगा दूसरे सवारी से कहां जाना है। वही वाली बात। बी में ज्यादा समय लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप मुझे बताइए कि क्या मैं विभाजन का समय जो है, विभाजन का जो समय है टोटल, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूं? और ये मैं लिखाऊंगा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत तगड़ी चीज दे रहा हूं आपको। और कोई टीचर ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं करता ये पढ़ाते समय, ये भी बता रहा हूं साथ ही साथ, चाहे कोई हो, हिंदी माध्यम का हो, इंग्लिश माध्यम का हो, उर्दू माध्यम का हो, पंजाबी माध्यम का हो। क्या ये जो समय है ये कोशिका के आकार के समानुपाती नहीं होगा? सोच के देखिए जरा। ये जो कोशिका चक्र में पूरा समय लग रहा है, ये जो कोशिका चक्र में पूरा समय लग रहा है, बताइए मुझे, ये जो कोशिका चक्र में पूरा समय लग रहा है, क्या ये लगभग लगभग कोशिका के आकार के समानुपाती नहीं होगा? सोच के देखिए जरा, जरा सोच के देखिए। भाई अगर छोटी कोशिका है तो जल्दी विभाजित हो जाएगी, बड़ी कोशिका है तो बड़ी कोशिका सारी चीजें डबल होने में समय लगेगा ना। भाई छोटी सी कोशिका है, सारी चीजें डबल हो गई, वापस से विभाजित हो गई, लेकिन पहले से एक बड़ी कोशिका है तो वहां पर डबल होने में समय लगेगा। या इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसमें कितना लंबा डीएनए उपस्थित है, क्योंकि आप जानते हैं डीएनए की जो लंबाई है हम लोग किसमें लेते हैं बेटा? डीएनए की लंबाई हम लोग लेते हैं क्षार युग्म में, सही है कि नहीं? डीएनए की लंबाई हम लोग लेते हैं क्षार युग्म में, बेस पेयर में। आगे बात समझ, डीएनए की लंबाई हम लोग लेते हैं क्षार युग्म में, बेस पेयर में। तो बेटा आप सोच के देखो कि बेस पेयर जितना ज्यादा होगा उसके डबल होने में समय भी उतना ज्यादा लगेगा। बताओ, जैसे अगर आप ई कोलाई में देखो, मैंने जो बच्चे लास्ट ईयर के उन्हें तो मैंने ही पढ़ाया था, बाकी 12वीं तो सारे पास हैं। तो बेटा जो ई कोलाई है उसमें प्रेजेंट होता है 4.6 गुणे 10 की घाते 6 बेस पेयर। अगर डिप्लॉयड सेल की बात करें तो 6 ह्यूमन की तो 6.6 गुणे 10 की घाते 9 बेस पेयर। तो अगर देखा जाए ई कोलाई की तुलना में 10 की घाते 3 इतना समय ज्यादा लग रहा है, इतना ज्यादा बेस पेयर उपस्थित है। तो आप सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर जीनोम छोटा है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर जीनोम छोटा है, अगर कम छोटा डीएनए उपस्थित है, अगर डीएनए छोटा तो डीएनए के रेप्लिकेशन में टाइम लगेगा कम। अगर डीएनए छोटा है तो डीएनए के रेप्लिकेशन में टाइम लगेगा कम, और अगर डीएनए बड़ा है तो डीएनए के रेप्लिकेशन में समय लगेगा ज्यादा। और फिर कोशिका की अपनी सक्रियता। तो इन सारे फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए एक बात जो हमें समझ में आ रही है वो सिर्फ इतनी सी है मेरे भाई, कि जो अलग अलग तरीके के जीव होते हैं या जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका चक्र का जो समय है वो अलग अलग होता है। याद रखिएगा, कोशिका चक्र का जो समय होता है वो अलग 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 होता है। कोशिका चक्र का जो समय है वो अलग अलग होता है, ठीक है ना? कोशिका चक्र का समय अलग अलग होता है। जैसे अगर आप संवर्धन माध्यम में मानव कोशिका की बात करें, एक कल्चर प्लेट है, उसमें एंजाइम डाला है, उसमें पोषक तत्व डाले हैं और उसमें एक मानव की कोशिका रख दी गई है। संवर्धन माध्यम समझते हैं ना? पोषण माध्यम है वो, उसमें एंजाइम है, हार्मोन है, पोषक तत्व है। हाँ बेटा, ईद की छुट्टी है, हम सब लोग मिलकर ईद मनाएंगे, ईद की छुट्टी है मेरे भाई। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था यहां पर
कि जब आप देखते हैं कि कोई एक मानव कोशिका है और जब आप उस मानव कोशिका को पोषक माध्यम में रखते हैं तो कोशिका चक्र में जो टोटल समय लगता है वो कितना लगता है? 24 घंटे लगता है। तो यहीं पर मैं एक पोल ले रहा हूं, मुझे फटाफट से बताइए कि मानव कोशिका के इंटरफेज में कितना समय लगेगा। पहला ऑप्शन 23 घंटे, दूसरा ऑप्शन 22 घंटे, तीसरा ऑप्शन 20 घंटे, चौथा ऑप्शन 15 घंटे। बताओ भाई, पूरे कोशिका चक्र में अगर आप संवर्धन माध्यम में मानव कोशिका की बात करें तो एक दिन लग जाता है बेटा, 24 घंटे पूरे कोशिका चक्र में। इतने पूरे में अगर 24 घंटे लगता है तो इसका टाइम बताओ, खाली बताओ भाई, इंटरफेज में कितना समय लगेगा? ठीक है ना, इंटरफेज में कितना समय लग जाएगा, फटाफट से बताइए। इंटरफेज में कितना, अगर कोशिका चक्र में 24 घंटे लगते हैं तो फिर इंटरफेज में कितना लगेगा? फटाफट से पोल के माध्यम से बता दीजिए कि इंटरफेज में इतना समय लग जाएगा। फटाफट से बता दीजिए बेटा, फटाफट से मुझे बता दीजिए। बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 23 घंटे। ठीक है ना, आपका जो समय है वो हो जाएगा 23 घंटे। ये यहां पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, 23 घंटे यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। मात्र 64.87% बच्चों का सही है। एकदम आसान सा सवाल था बेटा। आपको क्या निकालना था? 24 घंटे का 95%, ये निकालना था बेटा आपको। आपको 24 घंटे का 95% निकालना था। मैंने अभी आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि इंटरफेज में 95% टाइम और एम फेज में 5%। कोशिका चक्र में अगर कुल समय 24 घंटे लगता है, कोशिका चक्र में अगर कुल समय 24 घंटे लगता है तो बेटा अंतरावस्था में 23 घंटा लगेगा, एम्परावस्था में 1 घंटा लगेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप ईस्ट की बात करें, खमीर कहते हैं बेटा, ईस्ट यानी कि खमीर की बात करें, होटल होटल में जाओ खमीर वाली रोटी मिलती है, फर्मेंटेशन कराता है, किडवन कराता है। ठीक है ना, खमीर की रोटियां किडवन कराता है, वो थोड़ा सा फूली फूली रहती है रोटी। 90 मिनट समय लगता है और ई कोलाई में बेटा 20 मिनट का समय लगता है। तो आपने देखा कि जो अलग अलग जो है चीजें हैं, उन अलग अलग कोशिकाओं में जो समय है कोशिका चक्र का वो फिर अलग अलग है। क्लियर है भाई? चलिए, यहां पर एक सवाल है, ये सब लोग सॉल्व करेंगे बेटा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूं आप लोगों को। यही आपके ऑप्शन भी हैं। एक मानव कोशिका को संवर्धन माध्यम में रखा गया है, 48 घंटे में कितने कोशिका चक्र पूरे हो जाएंगे? चलो भाई, ये सवाल है और मैं आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं मैंने। अभी मैं पोल भी स्टार्ट कर दूंगा। अभी जो है मैं यहां पर पोल भी स्टार्ट करने वाला हूं।
चलिए पोल स्टार्ट हो गया। देखिए अभी पोल आ रहा है क्या सबको? बोलो बेटा पोल आ रहा है क्या? सारे बच्चों को पोल आ रहा है क्या? आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड। 90% जनता का सही है, बहुत बढ़िया। ये देखो कैसे निकालेंगे, मैं बेटा आपको सॉल्यूशन भी बता देता हूं। सॉल्यूशन इसका, ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? कोशिका चक्र की संख्या, फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं? कोशिका चक्र की संख्या, कोशिका चक्र की संख्या बराबर बराबर कुल समय, कुल समय डिवाइडेड बाई एक चक्र का समय, मतलब एक कोशिका चक्र का समय। तो बताओ मुझे आप, आपको सवाल में कुल समय कितना दिया गया है? 48 घंटा। एक कोशिका चक्र में कितना समय लगता है? 24 घंटा। बेटा आंसर क्या हो जाएगा? 2 घंटा से घंटा भी कट जाएगा। तो 48 घंटे में जो मानव कोशिका है उसके 2 कोशिका चक्र पूरे हो जाएंगे, उसके 2 कोशिका चक्र पूरे हो जाएंगे। चलिए आइए जरा एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूं। देखिए जरा, क्या आप जानते हैं कि जीव चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। और ये जो कोशिका है बताइए जरा कौन सी है? एक कोशिका क्या हो जाएगी यहां पर? जाइगोट। कह रहा आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। कैसे होता है बेटा? है ना, कि कैसे कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है? तो आप कहेंगे सेल डिवीजन से, कोशिका विभाजन से कहेंगे आप, कि कोशिका विभाजन होता है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और एक जाइगोट से पूरा बड़ा जीव बन जाता है। कह रहा वृद्धि व जनन सभी सजीवों का ही नहीं, सभी सजीवों की विशेषता है। सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं। ठीक है, कह रहा ये फिर से क्या वृद्धि करती हैं और विभाजन करती हैं। कह रहा बार बार यही काम चलता रहता है। कह रहा लगातार अगर करेंगे तो बहुत सारी क्या हो जाएंगी एक के बाद, और अगर आपने बहुत बार आपने विभाजन किया है तो कह रहे उसमें लाखों कोशिकाएं बन जाती हैं, लाखों कोशिकाएं बेटा। आगे आपसे कह रहा है कि कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। डीएनए का डबल होना जरूरी है, वही जीनोम, कोशिका की वृद्धि होती है। ये सब कुछ जो है एक दूसरे के साथ समायोजित हैं। और आप कहेंगे कि इसमें जब आप देखते हैं तो ये यहां तक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि यहां से जब ये 2 कोशिकाएं बनेंगी तो इसके अंदर जो डीएनए है वो इसी का वाला है। सही बात है, यही डबल होकर यहां बट रहा है। इसमें क्या होगा? जीनोम का द्विगुणन होगा, बाकी चीजें बनेंगी और फिर 2 जो है नई कोशिकाएं बन जाएंगी। इसे कोशिका चक्र कहेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, आज हमने डिस्कस नहीं किया है। इस दौरान प्रतिकृति होता है, ठीक है, और फिर ये जो डीएनए है, डीएनए क्या है? एक जटिल घटनाक्रम के द्वारा संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसको हम लोग केंद्रक विभाजन कहते हैं, ज्यादा बाद में पढ़ेंगे। कह रहा ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत आती हैं। ये सारे प्रक्रम क्या होते हैं? आनुवांशिक रूप से नियंत्रित होते हैं। लिखाया मैंने आपको। अगला देख लीजिए,
कि अगर आप यूकैरियोट की बात करें, ध्यान से देखो, ठीक है, जैसे मानव के लिए वो कह रहे हैं, अगर यहां पर मनुष्य की जो कोशिका है 24 घंटे में विभाजित हो जाती है। कह रहा एक जीव से दूसरा जीव और एक कोशिका से दूसरी कोशिका अगर आप देखेंगे तो ये जो समय है ये बदल जाता है। जैसे ईस्ट के लिए कितना होता है बेटा, 90 मिनट होता है। इकोलाई का एनसीईआरटी में नहीं दिया, फिर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। कह रहे दो मूल अवस्थाएं होती हैं, एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करते हैं जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था जो है दो क्रमिक एम अपरावस्थाओं के बीच की प्रावस्था है। यहां ध्यान देने योग्य महत्व की बात यह है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि जो है 24 घंटे की है, जिसमें विभाजन 1 घंटे में पूरा होता है। विभाजन क्या है, 1 घंटे में, यानी कि 23 घंटा किसमें लगता है, अंतरावस्था में लगता है, जो मैंने आपसे सवाल भी पूछा था। ये वाला पॉइंट हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमने सारी चीजें पढ़ी, मैंने आपको एनसीईआरटी भी रीड करा दी, मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूं यहां से। मैं जो है बेटा आपको यहां से होमवर्क भी दे देता हूं। डीपीपी चूंकि पहला लेक्चर था तो मैंने डीपीपी जो है नहीं भिजवाई है, लेकिन जब इसका अगला लेक्चर होगा तो बेटा आपको डीपीपी अवश्य मिलेगी, आपको डीपीपी जो है वो अवश्य मिलेगी। चलिए एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना कर लो। ठीक है, इतना ही करो, बाकी क्या है एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो ये मॉड्यूल है 12 ईयर, ये आपको भी मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे और पीडब्ल्यू स्टोर पे मिल जाएगा, राइट। बाकी मंडे को ईद है, बढ़िया से ईद मनाइए, खुशी का त्योहार है। मुझे नहीं पता कि कैसा त्योहार है, लेकिन हाँ ये खुशी का त्योहार है ना भाई, हाँ ये खुशी वाला त्योहार है, ये कुर्बानी वाला त्योहार नहीं है। तो बढ़िया खुशियों का त्योहार है, बढ़िया से खुशी मनाइए, ठीक है। कोशिश करिए कि आपके घर में जो खाने बने हमको दीजिए, क्योंकि त्योहार जो है मिल बांट के मनाया जाता है, अकेले अकेले त्योहार मनाएंगे ज्यादा खाने से कई बार पेट भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये सिर्फ एक चेतावनी है, पुदीने गोली खाते रहें, मस्त रहें, ठीक है भाई। बाकी आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।